थर्ड पार्ट डी एंड एफ ब्लॉक का। इस थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज कैसे करती हैं और वो कैसे डिफरेंट है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। तो इसके अंदर है ना हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज भी देख लेंगे, अलग अलग एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देख लेंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिख रहा है, और हम लोग अब तक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते आए हैं ना, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एक बात हमने नोटिस की है कि एक कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ऐसे ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। बट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वेरी करता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो, स्कैंडियम को अगर हटा दिया जाए और जिंक को हटा दिया जाए, ठीक है, मतलब तो बाकी सभी के अंदर हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। टाइटेनियम के अंदर बात करें तो +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। वैनेडियम के अंदर वहीं पे +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है, यानी +2 से लेके +5 तक। एंड इन क्रोमियम +2 to +6 तक पहुंच जाता है। मैग्नीशियम +2 to +7 एंड इन आयरन +2 +3 +4 +6। 5 क्यों नहीं है, हम इसके बारे में बात करेंगे रीजन के साथ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद। बाकी कोबाल्ट के अंदर भी +2 +3 +4 है। देखो यहाँ पे अब डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, +2 +3 +4 +1 +2 एंड 2, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़े से मतलब कम हमें लेसर दिखते हैं, बट जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो हम लोग डी ट्रांजिशन एलिमेंट में देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल्ड लेटर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है +4 फॉर टाइटेनियम, +5 फॉर वैनेडियम, +6 फॉर क्रोमियम, +7 फॉर मैग्नीशियम, एंड हियर वी हैव +2 +3 +4 +2 +3 in cobalt, for nickel +2 and copper +2 and zinc +2, ठीक है। All these oxidation state which are written in bold letters are stable and are the common state of oxidation state, ठीक है। others भी exist करते हैं बट वो common नहीं है, इसमें से कुछ बहुत rare भी हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की जब इन्वॉल्वमेंट की बात हम लोग करते हैं तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एस ऑर्बिटल के और डी ऑर्बिटल के, दोनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग किस तरीके से 4s एंड 3d, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं तो इस तरह से ना लिखकर 4s कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3d वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 3d में ऐसा होगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन है और हम लोग ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे s का थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन इन्वर्टेड रहेगा, और जो स्पिन्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करती है। तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने ऑर्बिटल्स बनाया ना, ये जिंक के लिए बनाया है, ठीक है। तो एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि सिर्फ जिंक वाला ऑक्सीडेशन स्टेट और स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है, ये फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम और जिंक, ये एक नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इनको हम ना ऐसा कैटलिस्ट भी यूज नहीं कर पाते। तो फिलहाल इनके पीछे रीजन ये है कि इसमें सिर्फ है ना s ऑर्बिटल, ये जो s ऑर्बिटल है उसी के इलेक्ट्रॉन है ना पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन द रिएक्शन फॉर जिंक, ठीक है।
और अगर बात करें हम लोग स्कैंडियम की, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन s के होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4s 3d, तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 3d के अंदर 3d के अंदर बस एक, तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के अंदर ये इस तरह का पार्टिसिपेशन हमें दिखता है। ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती है, ऑर्बिटल्स, ऑक्सीडेशन की बात करें तो सिर्फ इतनी नहीं है, ऑक्सीडेशन का ये भी है कि सोल्यूशन में जो वेरिएशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट में जो वेरिएशन होगा, मतलब सॉल्वेंट अलग-अलग सॉल्वेंट के अंदर अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉपर है ना, अगर इसको मैं वाटर के अंदर रखूं तो ये इसका क्यूप्रस आयन, कॉपर का क्यूप्रस आयन का मतलब क्या हो गया, Cu1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसको मैं वाटर के अंदर रखूं, ठीक है, तो ये तुरंत चेंज हो जाता है Cu2 पॉजिटिव। अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर ही हम लोग डिस्कस कर, आज इसी टॉपिक में थोड़ी लेटर क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि Cu2 पॉजिटिव पे क्यों चेंज होता है। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की भी बात करेंगे हम लोग, और वहां पे आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। दूसरा है जो हैवियर एलिमेंट्स है ना, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को देखा है पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को 11th क्लास में बताया गया होगा, या पी ब्लॉक के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, पी ब्लॉक के अंदर कॉन्सेप्ट बताया गया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल होता है हायर एलिमेंट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये जो एंटीमनी और बिस्मथ है ना, ये हायर मेंबर्स, हेवियर मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली है। तो ये दोनों क्या होता एक्चुअली कितना है, ये नाइट्रोजन क्या है +3 इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी कर सकता है, ये 5 तक भी शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे भी। लेकिन ये जो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं रिएक्शन के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस और इस तरीके से उसके चारों तरफ है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो जो लेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला s ऑर्बिटल होगा वो काफी ज्यादा अंदर चला जाएगा इस न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो s ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है, वो भी डोनेट करने के लिए रेडी हो जाता है। बट यहाँ पे एंटीमनी और बिस्मथ के अंदर ऐसा केस नहीं होता है। या हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में भी बात करें तो जो लास्ट के 2 मेंबर्स है ना, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेस ही शो करेंगे, 2 लेस शो करेंगे बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो पी ब्लॉक है ना, वो हमेशा हैवियर एलिमेंट उसके कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे या कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होंगे। बट अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक की, ठीक है, डी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो हायर जो हैवियर एलिमेंट है या हायर एलिमेंट्स है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक और खास बात
यहां पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज करेगा तो वो यूनिटी से इंक्रीज करता है। 1 फिर +4 फिर +5 +6 +7, ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑल पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो मैग्नीशियम के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज के अंदर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हो जाएगा हमारे पास, ये है 3D और यहाँ पे बना देता हूँ 4s। ठीक है, और मैग्नीज का, इसका स्कैंडियम का 21 है एटॉमिक नंबर, टाइटेनियम का 22 है, वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है और मैग्नीज का 25 है। तो S के अंदर 3s के अंदर सॉरी 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तरीके से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 3D के अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन यानी जारी हुए, अब हो गया, ये है ना सारे इलेक्ट्रॉन, 5 इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 7, ये टोटल ये डोनेट कर देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हेवियर एलिमेंट्स है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ डिक्रीज क्यों आता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो कम होते चले जाते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो भी डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजिली पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। और मेटालिक बॉन्ड के अंदर भी यही चीज हमें देखने को मिलता है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत अच्छे से मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से निकल के आती है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, तो ये बात क्लियर होगी कि है ना यूनिटी से इंक्रीज करता है। दूसरी बात ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके अंदर इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते हैं, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो पाई एक्सेप्टर्स होते हैं। पाई एक्सेप्टर्स का मतलब होता है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी लिगेंड के साथ है ना केमिकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से उन पर चार्ज 0 हो सकता है या उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है निकल एंड कार्बोनिल ग्रुप। अगर 4 कार्बोनिल ग्रुप निकल के साथ लग जाएंगे तो यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पे चार्ज 0 होता है, इस पे चार्ज 0 है इसका। ठीक है, तो ये 4 इससे अटैच भी हो जाएंगे तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का 0 ही रहेगा। ठीक है, और इस तरह से और भी है यहाँ पर FeCO3। ठीक है, 5 हो जाएगा। कितना खाली है, 1 2 3 4 खाली है ना, हाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो FeCO5, इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये भी एक 2 कंपाउंड, ये कंपाउंड है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एनालिसिस होता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे करते हैं। निकल की हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है हो जाएगा। निकल जो होता है इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, एक्सेप्ट जिंक। जिंक के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, खाली
ऑर्बिटल्स के अंदर ही ऐसा हो पाएगा। बट जिंक के पास ऐसा कोई खाली ऑर्बिटल है भी नहीं, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो यहाँ पे टोटल हमारे पास डी ऑर्बिटल में 5 ठीक है 5 ऑर्बिटल्स मिलते हैं और वो पांचों के पांचों फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल कोई भी खाली जगह हमें नहीं मिलती। ठीक है, और s ऑर्बिटल तो ऑब्वियसली फिल होगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा 4s एंड ये हो जाएगा 3d10 एंड 4s2। तो यहाँ पे क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी लिगेंड अगर आ जाए, ठीक है, आके इधर कोई भी लिगेंड अगर डोनेट करना चाहे अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास क्या है, साइनाइड है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। अब जगह नहीं है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी नहीं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं, एक्यूरेटली कहें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो जिंक एक एक्सेप्शन है जो कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करता है, और इनफैक्ट जिंक के नीचे जब जो भी आते हैं, कैडमियम हो गया, मरकुरी हो गया, ये सब भी इन सब चीजों कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन विच इज एक्सप्लेन्ड इन जिंक, यानी दैट इज द d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे हमें साफ देखने को मिलता है एक चीज, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ देखो, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है। द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स इन और नियर द मिडल सीरीज। ठीक है, तो बीच में ही है ना, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है वो बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज, तो मैग्नीज का यहाँ पे दिखाई रखा है +7 है। ठीक है, +7 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन अ रिएक्शन, और देयरफॉर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है +7। ठीक है, तो यहाँ पे और भी क्या लिखा है, द लेसर नंबर ऑफ, एक चीज और है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जैसे जैसे मूव करते हैं, सारी बातें बता दी गई हैं डी ऑर्बिटल्स तक। ठीक है, एक खास बात ये भी है कि ऑस्मियम छूट गया था मुझसे, ऑस्मियम अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ऑस्मियम और रुदेनियम। ठीक है, ये ऑस्मियम का सिंबल है और ये रुदेनियम का सिंबल है। ये +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रुदेनियम कभी कभार रेयरली शो करता है, इसके बहुत रेयर कंपाउंड है, बट शो ये भी करता है और ऑस्मियम भी शो करता है, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं फॉर द पार्टिसिपेशन इन दी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑस्मियम के तो बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाता है, पर रुदेनियम के बहुत रेयर है, तो यानी रेयरली ये शो करता है +8, बट शो करता है। ठीक है, ये चीज रह गई थी। और अगर हम बात करें, यहाँ पे ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, बस एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। 10 अर्ली इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम 2 वर्चुअली अननोन, ठीक है, unknown, and titanium 4 is more stable। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्कैंडियम 2 जो होता है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत रेयर है, मतलब पता ही नहीं चलता, वर्चुअली अननोन है, तो एक तरह से कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में कि इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। बट टाइटेनियम जो 4 है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2। ठीक है, तो टाइटेनियम 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है, वो भी स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन वही है, बट स्कैंडियम का 2 नहीं मिलेगा, स्कैंडियम का हमें 3 ही मिलता है। तो स्कैंडियम और जिंक नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, एट द अदर हैंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट इज जिंक, ये सब बता दिया गया है आपको। ठीक है,
कि जिंक के पास भी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि नो डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, और कोई भी डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। Why does the electrons of d orbital do not participate in the oxidation state? ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि because they all are paired and it is fully filled which is more stable, और अपनी स्टेबिलिटी को ना खराब करने के लिए इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और ये सब बातें बताइए कि s और d इलेक्ट्रॉन के सम से ही ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा निकलता है। यहाँ पे देखो टाइटेनियम O2 निकाल रखा है, वेनेडियम O25 वेनेडियम का भी है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का भी है 4, एंड मैग्नीज का भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है MnO4 नेगेटिव, यानी ये +7 की स्टेट में हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और फॉलोड बाय अगेन बाकी सारी वही बातें हैं। ये भी चीज है कि ये भी बता दिया गया था आपको कि एलिमेंट अराइजेस आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d orbital in such a way that oxidation state differ from each other by unity। दोनों में जो डिफरेंसेस होगा ना सिर्फ +1 का होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि p ब्लॉक की फैमिलीज के अंदर +2 का वेरिएशन दिखता है। जैसे हम लोग अगर आर्सेनिक से एंटीमनी जाएंगे, एंटीमनी से हम लोग बिस्मथ जाएंगे, तो वहां पे हमें +2 का ऑक्सीडेशन का वेरिएशन दिखता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है डी ब्लॉक और उसके अंदर। ठीक है, यूनिटी में है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, एक चीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर मैं कोई भी सब्सटेंस लेता हूं जिसकी क्वांटिटी 1 मोल, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं उसके एटम 1 मोल है, उसको मैंने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, एक चीज याद रखो, गैसेस स्टेट कन्वर्ट करने के बाद हम जो एनर्जी अप्लाई करते हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं। तो वो गैसेस एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी गैसेस स्टेट में ही जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन सभी एटम से, क्योंकि 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब इन सभी एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं। तो इसीलिए जब आप इसकी यूनिट देखेंगे तो किलो जूल्स पर मोल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पहला है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी भी ज्यादा होगी, मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा या ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। जब ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, यानी जितना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती, उसके बाद एटोमाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, एटोमाइजेशन कह सकते हैं या फिर सब्लिमेशन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक एक अलग अलग एटम करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं और सब्लिमेशन एनर्जी को। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको कॉपर वाला, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने कॉपर को बताया था ना आपको कि कॉपर जो है उसको वाटर में डाल दो तो वो Cu2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसके पीछे रीजन यही है, हाइड्रेशन एनर्जी।
कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन और लूज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये कॉपर 1 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने आप इन Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे इस बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये लिखी हुई बात है, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफर Cu2 पॉजिटिव इज नॉट बैलेंस बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्योंकि जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये नहीं कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। ये बट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये Cu2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक रेगुलर पैटर्न दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिक्रीज करते हैं फिर इंक्रीज करते हैं। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो अप एंड डाउन आती है, बट एक ऑब्जर्व वैल्यू आती है, फर्स्ट इंक्रीज करेगी, फर्स्ट इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज का रेट डिक्रीज कर जाएगा, फिर इंक्रीज करेगी, फिर जिंक में बहुत कम हो जाएगा। जिंक में इसलिए कम हो जाता है क्योंकि सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और ये हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है एटोमाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में है और कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। बट उसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो काफी कम है 745, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है 1958, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अब यहाँ देखो इन दोनों को सम ऑफ करेंगे तो टोटल अराउंड मुझे लगता है 2700 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, सिर्फ 2121, जिसकी वजह से, क्योंकि ये हाइड्रेशन एनर्जी इसको बैलेंस नहीं कर पाती है, इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बैलेंस नहीं कर पाती है, उसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में आ जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट ये करता नहीं है, ठीक है, इसमें रिएक्शन होगी नहीं, और जब रिएक्शन होगी नहीं तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा नहीं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखने मिलते हैं। बाकियों में क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कवर अप कर जाती है, ठीक है। एंड जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देखने को मिलती है उतना ज्यादा ये नेगेटिव होता जाता है। बट ये जो पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है इन तीनों चारों की वैल्यू पे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सेकेंड एंथैल्पी भी आप देख रहे हैं तो सेकेंड एंथैल्पी भी अगर आप देखते हैं तो उसको भी काउंट कर देंगे, सॉरी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये M2 पॉजिटिव का आयोनाइजेशन हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं M2 to M3। M2 to M3 ऐसा सभी में हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आयरन जो है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन शो करता है यहाँ पे। ये रिड्यूसिंग एजेंट एक अच्छा हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी D5 की। जब D5 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है, तब ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है और ये शो नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये Fe3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी इस वजह से बहुत ज्यादा होती है। यार अगर एक चीज और है, यहाँ वेरेडियम का हाफ फिल्ड T2G लिखा गया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि T2G और Eg क्या होता है। थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T2G क्या होता है, जैसे 5 ऑर्बिटल आपको पता है, ठीक है, और इसमें आपको भी पता है कि कौन से होते हैं। एक DXY होता है, एक DYZ होता है और एक DZX होता है,
एक और क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और तीसरा है डी जेड स्क्वायर होता है। तो इन दोनों ऑर्बिटल को हम लोग, ठीक है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ईजी कहते हैं, ठीक है। और ये तीन ऑर्बिटल जो है उसको हम लोग कहते हैं T2G, ठीक है। तो जब है ना स्प्लिटिंग होती है इसकी, तो ये दो तरीके से स्प्लिट करता है, एक तो T2G नीचे आ जाएगा, दूसरा T2G ऊपर चला जाएगा। अगर T2G नीचे आता है तो तीन ऑर्बिटल जो है वो d ऑर्बिटल के नीचे रहेंगे, दो ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे। तो यहाँ वेनेडियम जब 2 पॉजिटिव है तो वेनेडियम की 23 होती है, ठीक है। 2 पॉजिटिव होने का मतलब है कि 2 माइनस कर दो और ये बन गया 21, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन s वाले गायब हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो s वाले गायब हो जाएंगे, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन d वाले बचेंगे, ठीक है। ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन d के यहाँ भरे जाएंगे। ध्यान से देखो, ये फिलअप हो चुका है पूरा, T2G कंप्लीटली फिलअप हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। वही ये बात बताया है कि हाफ फिल्ड टू T2G half filled T2G level contributes to its stability। इतनी सी बात है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये T2G में हो गया, ये Eg हो जाता है, इसको दो कर देते हैं, ये हम पूरा नहीं बना पाया, ठीक है। ये हो गया सही, Eg 2Tg। अब T2G वाला हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें दो केस बनते हैं, हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीज डिस्कशन पूरा करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक चीज है कि जो हेवियर एलिमेंट्स है ना, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बहुत अच्छे से शो करते हैं। यहाँ देखो, क्रोमियम जो है +6 तक गया है, +5, ठीक है। और हेलोजन के 4, या फ्लोरीन ही फोर्स करवाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी फोर्स करवाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। हेलोजन जो है वो क्रोमियम को फोर्स करा देते हैं, +6 +5 और हैलाइड, अब कोई भी हेलोजन मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, कुछ भी आप लगा दीजिए यहाँ पे, वो ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ पे डिनोटेड भी है x = F, यानी ये सब फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन x जैसे यहाँ रोमन नंबर में 2 लिखा जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन टू ब्रोमीन, फ्लोरीन टू आयोडीन, सो ऑन। तो यहाँ x का मतलब है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक सब यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ x1 का मतलब ये हो गया, x1 का मतलब हो गया कि फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन नहीं बनेगा, आयोडीन के कंपाउंड मुझे नहीं, फेरिक, जो फेरिक आयोडाइड है ना, फेरिक आयोडाइड कभी नहीं बनने को मिलेगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। फेरिक क्लोराइड मिलेगा, फेरिक फ्लोराइड मिलेगा, फेरिक ब्रोमाइड मिलेगा, पर फेरिक आयोडाइड जैसा कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। बस ये कहने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कॉपर के साथ है, कॉपर के साथ अगेन कॉपर 2 बोला है, तो 2 यानी Xc, और यानी सिर्फ फ्लोरीन तक आ जाएगा, ठीक है। कॉपर 2 में फ्लोरीन और क्लोरीन आ जाएगा, दो चीजें, फ्लोरीन और क्लोरीन आ जाएगा, यानी कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा, कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड ही मिलेगा, ठीक है। क्लोराइड से नहीं, 3 लिखा है तो क्लोराइड से लेके ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों मिल जाएगा, बट फ्लोराइड नहीं मिलेगा इन केस ऑफ दिस वन, ठीक है। यानी क्यूप्रिक फॉर्म, क्यूप्रस फॉर्म में, क्यूप्रस फॉर्म में हमें सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिलेगा, नहीं सॉरी, क्यूप्रस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन और क्लोरीन मिल जाएगा, और क्यूप्रिक फॉर्म में ये नहीं है, क्यूप्रस फॉर्म ये है, ठीक है। और ये क्यूप्रिक है, ठीक है।
क्यूप्रिक के अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिल जाएगा और क्यूप्रस के अंदर हमें मिल जाएगा क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। और बात करें अब लोग, यहाँ पे सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक कैरी कर जाता है या सपोर्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पे Mn2O7, ठीक है, Mn2O7 यहाँ पे टोटल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके गया है। ठीक है, तो मैंगनीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के तरफ ले जाता है। तो ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्ट करेगा ना तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें जैसे कि डाइक्रोमेट हो गए, ठीक है, ये सब भी हायर पे जाते हैं बट ये थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं। बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन डोनेट करेगा यानी किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। बट वहीं अगर हम बात करें मॉलिब्डेनम की, ठीक है, टंगस्टन की, तो ये सब बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं एट हायर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं, ठीक है, एक सेकेंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम ना भी लिखे सही रहेगा, -2। इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 का है और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट वही मॉलिब्डेनम, ठीक है, या फिर बात करें W टंगस्टन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है क्योंकि इनकी ये बहुत ज्यादा इस स्टेट में स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें, ये जो स्टार लगाया है इसका मतलब ये है मिक्स ऑक्साइड है। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड होने का मतलब क्या है कि आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे Fe3O4 है ना, तो ये दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। एक हो जाएगा FeO और एक हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, इसको मिला के, इन दोनों को मिला के ये बना हुआ है Fe3O4। तो मिक्स ऑक्साइड, ये जो दो पे स्टार लगा है M3O4 एंड बात करेंगे F3O4, ये दोनों के दोनों मिक्स ऑक्साइड है। ठीक है, और मिक्स ऑक्साइड का मतलब है कि एक ही एटम जो है, एक ही टाइप ऑफ एटम जो है वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन का है, और आयरन का है एक तरफ फेरस ऑक्साइड बना रहा है, दूसरी तरफ फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जिंक का तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2 ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, हाउ वुड यू अकाउंट for the increasing oxidizing agent and power in the series. Vanadium dioxide 2 positive and chromium dichromate, ठीक है, and MnO4 permanganate आयन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर का, ठीक है, कैसे आप अकाउंट करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि वेनेडियम हैवियर एलिमेंट है, ये थोड़ा सा लाइटर एलिमेंट है मैंगनीज। ये सब क्या है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ी कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये अगर है ना ऑक्सीजन डोनेट कर देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हो जाएगी, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूस हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ये अपने आप को ऑक्सीजन लूज करके ज्यादा स्टेबल फाइंड आउट करेगा। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पावर जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यही चीज इसने बात बताई। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इररेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वाली क्लास में डिस्कस किए थे बहुत डिटेल से। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं, मतलब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे कर सकते हैं।
केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना, यानी +2 +3 बनते हैं। जनरली रिएक्टिविटी की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होते हैं। इसके बाद जितने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इससे ज्यादा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए या 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज कर रहा होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन मेनली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जाता है, ठीक है, उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसा नियर नॉवल, ठीक है, नॉवल गैस की तरह, एक तरह से नॉवल का काम करते हैं, मतलब वो कोई सिंगल एसिड से अनअफेक्टेड होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड को HCl के अंदर रख दो तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पर एक्वा रेजिया बनाया जाए तो वो गोल्ड से रिएक्ट कर जाएगा। खैर, तो यहाँ पे ये है बात है। और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टाइटेनियम मैग्नीशियम इन प्रैक्टिस पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बहुत धीरे धीरे करते हैं टाइटेनियम और मैग्नीशियम क्योंकि इनका भी स्लो रिएक्टिविटी है, ठीक है। और ई नॉट वैल्यू ऑफ M2 टू पॉजिटिव टू M indicates the decreasing tendency of cation across the series. This general trend toward the less negative is related to the increasing of the sum and first ion, ठीक है। तो जो 2 पॉजिटिव फॉर्म होता है ना, तो सेकंड आयनाइजेशन और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ई नॉट वैल्यू और ज्यादा पॉजिटिव होती चली जाती है, यानी कम, मतलब नेगेटिव, कम नेगेटिव होती जाएगी धीरे धीरे, फिर है ना वो पॉजिटिव में चली जाएगी, जैसे कॉपर के अंदर होता है, तो कॉपर के अंदर पॉजिटिव चली जाती है, तो इसलिए उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 वाला, ठीक है। खैर, यहाँ पे निकल और जिंक जो है वो नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड जनरल ट्रेंड, ठीक है। तो इनका निकल और जिंक का जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल आता है, ऐसा अगर ट्रेंड को एक्सपेक्ट किया जाए तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ है ना आयोनाइजेशन एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती है, वो हाइड्रेशन एनर्जी भी और सब्लिमेशन एनर्जी भी काम आती है, ठीक है। तो यानी टोटल एनर्जी को कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन वैल्यू ई नॉट वैल्यू आर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और इसने पूछा है कि ये बहुत इरेगुलरिटी है, तो इरेगुलरिटी क्यों है, उसके पीछे रीजन है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बहुत ज्यादा वेरी करती है, बट उसके साथ साथ सब्लिमेशन इंथैल्पी, और एक चीज उसने नहीं दे रखी है जो वो है हाइड्रेशन एनर्जी, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल तो सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये दोनों वेरी इरेगुलरली वेरी करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड एग्जांपल की, तो यहाँ पे M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव कपल मच मोर पॉजिटिव देन दी Cr2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। मच मोर पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी लूज करना ऑक्सीजन को, ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू Mn3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, यानी 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बनना ज्यादा मुश्किल है। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, अगर आपको एक सेकेंड हम जगह बना लें यहाँ पर, हाँ, तो हमारे पास मैं मैग्नीशियम का एक आपको ऑर्बिटल बना के दिखा दे रहा हूँ। मैग्नीज का जो है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज का जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 25 तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 2 लूज किया, पहले तो S 4S से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 4s2 3d5, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, तो हम इसको मिटा सकते हैं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, ये खाली हो जाएगा,
अब बचा ये बन गया 4s0, ये बन गया Mn2 पॉजिटिव। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर बात करें हम लोग इधर से, इस जगह से, इस d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर इस जगह से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस ऑल दिस ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो 3d5 ऑर्बिटल है इज हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव जाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, मोर पॉजिटिव में आता है। बट क्रोमियम में देखते हैं हम लोग, क्रोमियम में क्या है, 24 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, क्रोमियम का देख लेते हैं हम लोग, सेम यहीं पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्रोमियम में हमें d ऑर्बिटल 24 मिलता है और s ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। अब हमें 4 भरने हैं, 1 2 3 4। हाफ फिल्ड करवाने के लिए ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से जंप करके इस जगह पे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4s1 एंड 3d5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि पहले में कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इधर अगर बात करें तो Cr2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तभी Cr2 पॉजिटिव बनेगा। तो पहले S से करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कटेगा, 3d से कटेगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास क्या, Cr2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड नहीं है, तो ये बड़ा इजीली एक इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाल देगा और Cr3 पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव में नहीं रहेगी, नेगेटिव में चली जाएगी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है उसका नेगेटिव आएगा। है, अभी हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो नेगेटिव में आ गया, अभी हमें इसका बात करना है। हाँ, हमें बात करना है अभी हमें बात करना है आयरन का। ठीक है, तो आयरन का क्या है, 26 है। आयरन की 26 एटॉमिक नंबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो भी कहां से, S से, यानी 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाकियों में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, अब क्या है, अब खुशी खुशी ये जो F2 पॉजिटिव है, ये वाला Fe2 पॉजिटिव का मैंने बनाया। ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा तो ये 3d जो 6 है वो बदल जाएगा 3d5 के अंदर, यानी हमारे पास हाफ फील्ड हो जाएगा। उसके लिए इसको बस सिर्फ क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब करना है, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गायब करेगा ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, और अब ये हाफ फील्ड है। ठीक है, अब ये हाफ फील्ड है जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल है, और जब ज्यादा स्टेबल रहेगा तो ये इसका E0 की वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव आएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू Mn3 पॉजिटिव 2/2 पॉजिटिव। ठीक है, ये है इसका रीजन एग्जांपल का भी। अगर हम बात करें इंटेक्स क्वेश्चन की, तो ये 2 इंटेक्स क्वेश्चन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के एग्जिस्ट करते हैं इन ऑक्साइड और फ्लोराइड वाली, बिकॉज यही दो जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये फोर्स करते हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ स्टेबल ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, बाकी क्या है, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe2 पॉजिटिव या Fe3
Cr2 पॉजिटिव। सीधी सी बात है, जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन जिससे लूज कर, रिड्यूसिंग का मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये बहुत अच्छा है, ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बिकॉज टू अटेन द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, यहाँ देखो ये वाली स्टेट को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से लूज कर देगा, इसीलिए जो Fe3 पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से रीजन करके बता देंगे। बाकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तीन चीज, कई सारे मैग्नेटिज्म होते हैं, बट हमें यहाँ तीन चीजों का डिस्कशन, दो चीजों का ज्यादा डिस्कशन करना है, तीसरा हमें कम ही करना है बट करना है। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये हो गया कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो सब्सटेंस जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दूं, ठीक है, या तो वो अट्रैक्टेड फील होगा। जैसे अगर मैंने, ठीक है, पैरामैग्नेट कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस मैंने रखा, ठीक है, हाँ, कोई इस सब्सटेंस को येलो कर रहे, येलो तो ग्रीन कर दे रहे, ठीक है, ये सब्सटेंस मैंने रखा ना, तो अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रखा, तो यहाँ पे साउथ डेवलप कर जाएगा और इधर नॉर्थ डेवलप कर जाएगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। इस तरह के सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो नॉर्थ के सामने वो साउथ फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फील होता है, उसे हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड होता है, ध्यान से देखो, वीकली, ठीक है, बहुत कमजोर टाइप का। बट जब यही प्रोसेस स्ट्रांगली होता है तब हम उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब उसको क्या कहेंगे हम लोग, फेरो मैग्नेटिक। मैग्नेटिक हम ये कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक का एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि यहाँ पर जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस तरीके से फील्ड का जनरेशन होता है कि वो रिपेल करने लगे, यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो जाएगा, साउथ के सामने साउथ हो जाएगा, यहाँ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो डायमैग्नेटिक में रिपल्शन होता है और पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन होता है वीकली। पैरामैग्नेटिक क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डायमैग्नेटिक क्यों बनते हैं, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हर एक मैग्नेटिक मोमेंट जो डिटरमाइंड होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो वैल्यू आती है उसकी यूनिट होगी बोर्स मैग्नेटॉन। ये जो n है वो ये बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे सब्सटेंस का निकालना है, ऐसे एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का निकालना है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो, तो मैं यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इस तरीके से सो ऑन क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 3/√3, ठीक है, Bm, ठीक है, यानी बोर्स मैग्नेटॉन। 3 की वैल्यू निकाल देंगे तो 1.74 समथिंग निकालते हैं वैल्यू √3 की, यानी 1.73 बोर मैग्नेटॉन फॉर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे टेबल भी दे रखा है, अगर जब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग आयंस के, ठीक है, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भाई अलग बात है, वो 3 पॉजिटिव शो ही करता है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, एंड सो ऑन 2 3 4 5, एंड फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट पहले मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज, ठीक है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो पैरामैग्नेटिक है, जैसे टाइटेनियम से लेके कॉपर तक सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। बाकी जैसे जिंक हो गया और स्कैंडियम हो गया, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इससे हम लोग कहेंगे डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर आउट हो गया। बाकी यहाँ पे निकालने के लिए दिया गया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक है, ये दो टॉपिक जो है छोटे से, अब एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, एक एक्स्ट्रा और छोटा 10 या 15 मिनट की क्लास लेंगे, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन खत्म कर देंगे। वैसे मैंने सोचा था कि इसको आज खत्म करेंगे, बट ये वैसे लेंथी हो चुका है बहुत ज्यादा, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी कल कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कल कर लेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन भी कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कर लेंगे। तो ये 4 टॉपिक जो है, 4 और एक एलॉय फॉर्मेशन है, ये 5 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए करते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा टफ जो टॉपिक है, जो हैवी रखते हैं, जिनका वैल्यू ज्यादा है, वो है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स। ये हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।